हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आपका स्वागत है। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम आपका एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं हम। बहुत सारे स्टूडेंट के क्या होते हैं, ये पार्ट वीक रह जाते हैं। इन्हीं पार्ट को पूरा करने के लिए हम क्या आ रहे हैं, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट लेके आ रहे हैं। उसमें से हम पार्ट को कवर कर रहे हैं, दैट इज कौन सा पार्ट कर रहे हैं भाई? हम आरसीसी कर रहे हैं। कौन सा पार्ट है हमारा? आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। दैट इज आरसीसी की स्टडी करने जा रहे हैं हम। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की स्टडी करने से पहले हमें एक बात याद रखनी होगी कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है आपका, स्ट्रक्चरल जो इंजीनियरिंग होता है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम जो स्टडी करते हैं आपकी, पहले पार्ट में स्टडी किसकी करते हैं हम? पहले पार्ट में हम स्टडी करते हैं एनालिसिस पार्ट की। किसकी? एनालिसिस पार्ट की। और सेकंड में हम जो स्टडी करते हैं दैट इज डिजाइन पार्ट की। क्लियर है? एनालिसिस पार्ट में हम क्या करते हैं? एनालिसिस पार्ट जैसे आपका सॉम हो गया और टॉस हो गया। सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और डिजाइन में हम क्या, जैसे आपका आरसीसी हो गया, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आपका फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मैशनरी पार्ट भी आप यहाँ पे डिजाइन वाले इसमें कवर कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये कंडीशंस कैसी रहती है। जो एनालिसिस पार्ट होती है यहाँ पे कैसे समझे कि कौन सा एनालिसिस है और कौन सा डिजाइन है। एनालिसिस का मतलब सिंपल सा मतलब है यार, एनालिसिस मतलब कि आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर पे आपने उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। और डिजाइन वाले पार्ट में क्या है कि स्ट्रक्चर बना नहीं है, हम प्लानिंग के मूड में हैं और अब वहां पे हमने क्या करना वाला है, अब उसके बाद हम डिजाइन उसके ऊपर करने वाले हैं। इस पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका एनालिसिस पार्ट है यहाँ पे सबसे पहले जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उन पॉइंट को बड़े ध्यान से रखेगी कि स्ट्रक्चर इज मोड। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चर इज मोड। यहाँ मेड भी लिख सकते हो आप कि स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से बना होता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर इज नॉट मोड। स्ट्रक्चर इज नॉट मोड, स्ट्रक्चर बना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब स्ट्रक्चर भाई बना होता है तो आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी नॉन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन होता है, उसका आपका एफसी के पता होता है, ग्रेड ऑफ स्टील पता होता है, और ग्रेड ऑफ स्टील पता होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होता है। ये सारी की सारी पता आपको एनालिसिस में होती है। और जो आप डिजाइन वाले पार्ट में कर रहे हो, इट इज ए प्लानिंग। ये क्या है आपकी? इट इज प्लानिंग है भाई। क्या है? प्लानिंग है। यहाँ पे आपका कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, सिर्फ आप उसको अब बनाने जा रहे हैं। और जब बनाने जा रहे हैं तो दैट इज द डिजाइन। डिजाइन मतलब स्ट्रक्चर बना नहीं है, एंड एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चर बन गया है। जब स्ट्रक्चर बन गया है तो उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना, और जब स्ट्रक्चर नहीं बना है तो हमने प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के हिसाब से उसकी हम फिर डिजाइनिंग कर लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट जो आती है कि जो ये कंडीशन रहती है कि जो एनालिसिस पार्ट होता है, इट इज बेस्ड अपॉन थ्री इक्वेशन, बेस्ड अपॉन तीन इक्वेशन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस आपका थ्री इक्वेशन पे बेस्ड होता है। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज आ गई तो आप सोच लो आप समझ गए। और सेकंड इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और जो थर्ड जो आती है आपकी, दैट इज एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, ये सारी की सारी जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है, ये इक्वेशन किसकी स्टडी करती है? ये स्टडी करवाती है आपको सॉम और टॉस की स्टडी करवाती है। यानी कि आपका एनालिसिस पार्ट पढ़ने से पहले आपको ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट कंडीशन आर सेटिस्फाई सॉम एंड टॉस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिजाइन वाले पार्ट में करते हैं, तो डिजाइन इज बेस्ड अपॉन ये जो डिजाइन होता है किस किस के ऊपर बेस्ड होता है? फर्स्ट ये आपका सेफ्टी पे बेस्ड होता है, और सेकंड ये सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड होता है, और थर्ड ये आपका ड्यूरेबिलिटी पे बेस्ड होता है, और फोर्थ आपका इकोनॉमी पे बेस्ड होता है। ठीक है, इकोनॉमी पे बेस्ड होता है, और फिफ्थ आपका एस्थेटिक
ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी कंडीशनें बता दी है कि एनालिसिस किस किस पे बेस्ड होता है। एनालिसिस आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन पे बेस्ड होता है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे बेस्ड होता है, एनर्जी इक्वेशन पे बेस्ड होता है, और जो डिजाइन होता है, डिजाइन इज बेस्ड अपॉन उस सेफ्टी पे, सर्विसिबिलिटी पे, ड्यूरेबिलिटी पे, इकोनॉमी पे एंड एस्थेटिक पे। मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि वो सेफ्टी पे बेस्ड है, सर्विसिबिलिटी पे बेस्ड है, ड्यूरेबिलिटी पे बेस्ड है, इकोनॉमी पे बेस्ड है एंड एस्थेटिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन आपको पता लग गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक बीम डिजाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं भाई हम, फॉर एग्जांपल एक बीम को डिजाइन कर रहे हैं। एक जब बीम को आप क्या कर रहे हैं भाई, डिजाइन कर रहे हैं, बीम को क्या कर रहे हैं हम, डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें कैसे पता लगाना है कि कैसे हम किसी की सेफ्टी को चेक करें या सर्विसिबिलिटी को चेक करें। तो हमें वो चीज यहां पे फॉलो करते जाना है। जो पहली कंडीशन जो मेरी यहां पे बनती है स्टूडेंट, दैट इज सेफ्टी, कि कैसे हम स्ट्रक्चर की सेफ्टी लें। कंडीशन है सेफ्टी कैसे लें, तो सेफ्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेनफोर्स शुड बी प्रोवाइडेड। क्या करना पड़ेगा आपको भाई, रेनफोर्स शुड बी प्रोवाइडेड। क्या करना पड़ेगा भाई, रेनफोर्स शुड बी प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। ठीक है, रेनफोर्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हमें सेफ्टी पता लग गई है, और सेफ्टी के बाद अब जो नेक्स्ट जो कंडीशन रहती है, सेफ्टी 1 हो गया, और दूसरा है सर्विसिबिलिटी। और सर्विसिबिलिटी में आप क्या करते हैं, सर्विसिबिलिटी में आप क्या करते हैं कि जो भी सिंगली रेनफोर्स बीम है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डबली रेनफोर्समेंट में। तो सिंगली रेनफोर्स्ड कि सिंगली जो रेनफोर्स्ड होगा, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट कर देंगे भाई, कन्वर्टेड इनटू डबली में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डबली रेनफोर्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो सर्विसिबिलिटी में पता लगा कि सिंगली को किस में कन्वर्ट कर देना है भाई, हमने डबली में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद जो थर्ड जो आता है आपका, थर्ड जो पॉइंट रहता है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में हम क्या चीज करने वाले हैं डियर, तो ड्यूरेबिलिटी में हम क्या करने वाले हैं, ड्यूरेबिलिटी हम कैसे मिलेगी कि प्रॉपर नॉमिनल कवर शुड बी प्रोवाइडेड, कि प्रॉपर नॉमिनल कवर शुड बी प्रोवाइडेड। क्लियर है कि प्रॉपर नॉमिनल कवर को हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम उसकी ड्यूरेबिलिटी दे देंगे। नॉमिनल कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर ही मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा कि क्या होता है सर। ठीक है, आपको सर सारा बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा भाई। और जो फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज आपका इकोनॉमी, कि आप अपने स्ट्रक्चर को अगर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर को इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन को टी सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रेक्टेंगुलर सेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू टी सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार। ठीक है, कि यहां पे इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा टी सेक्शन में, तो हमारा क्या बन जाएगा, इकोनॉमी बन जाएगा। एंड फिफ्थ जो रहता है आपका, दैट इज फिफ्थ वाला पॉइंट जो रहता है एस्थेटिक्स में क्या करना पड़ेगा कि आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाया है तो सभी लोग सोचते हैं कि यार मेरा थोड़ा सा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहे, तो हम क्या कहेंगे कि इट्स अपीयरेंस शुड बी गुड। उसकी अपीयरेंस कैसी हो, अच्छी हो भाई, तभी हम उसको कहेंगे। तो ये सारे के सारे स्टेप बता दिए हैं कि जब भी आप डिजाइन करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। जब भी हम कभी डिजाइन करते हैं तो हमें सेफ्टी को चेक करना होता है। सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, रेनफोर्स उसमें प्रोवाइड करेंगे, और जब रेनफोर्स प्रोवाइड करेंगे विद द एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ।
क्लियर है। सर्विसिबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, जो सर्विसेबल हो जाएं तो सिंगली को आप डबली में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा आता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या करेंगे आप, प्रॉपर नॉमिनल कवर शुड बी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा कि जो भी रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टी सेक्शन में, तभी वो सेक्शन कैसा बनेगा, इकोनॉमी बनेगा। एस्थेटिक्स में क्या करना पड़ेगा कि इट अपीयरेंस शुड बी गुड। किसी भी कंडीशंस में रह रहे हो आप, फॉर एग्जांपल अगर आप शिमला जैसी जगहों में रह रहे हो तो वहां के जो बिल्डिंग का जो ढांचा होता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है वो कुछ डिफरेंट होता है एज कंपेयर दिल्ली। ठीक है, जब आप दिल्ली आते हो, दिल्ली में आप मोस्टली आप फ्लैट स्लैब मिलते हैं, बिल्कुल स्लैब वाले मिलते हैं, पर जैसे ही आप पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों में आपको स्टूडेंट क्या मिलता है, थोड़े से ढलानदार मिलते हैं। यानी कि एज ए रिक्वायरमेंट, एज ए कंडीशन, जैसे वहां की कंडीशन है उस हिसाब से ही हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। क्लियर है, क्योंकि वहां पे क्या होता है डियर, वहां पे स्नोफॉल होता है। अगर आपकी बिल्कुल एक प्लेन स्लैब रहेगी तो आपका जो भी स्नोफॉल रहेगा वो उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी पहाड़ी एरिया है जहां पे स्नोफॉल होता है, फॉर एग्जांपल आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और उत्तराखंड जैसी जगहों में, तो वहां पे आपको ढलानदार स्लैब मिलने वाली होगी। क्लियर है, तो ये तो था आपको एक कि कैसे हम एक डिजाइन को डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बनाएंगे। क्लियर है, यहां तक तो ये सारी चीजें मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी इसकी मैं अगर हिस्ट्री की बात यहां पे करता हूं स्टूडेंट कि क्या रही है हिस्ट्री, क्या जानना है हमें हिस्ट्री ऑफ आरसीसी। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री के बिल्कुल डीप में जाएंगे, सिर्फ हम वही पॉइंट यहां पे लेने वाले होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर है, हिस्ट्री में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो पहला हम भाई याद रखते हैं वो दिन, कौन सा दिन यार, 1822। और 1822 में कौन आए भाई, 1822 में विकेट साहब जी आए, जो आप बड़े अच्छे से बोलते हो विकेट एपरेटस, विकेट एपरेटस। ठीक है, तो 1822 में कौन आए, विकेट साहब जी आए और इन्होंने एक ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया। क्या करवाया, एक ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया था। क्लियर है, उसके बाद ठीक उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद हम 1824 में एंटर होते हैं, जहां पे हमारे बहुत ही चचेते, बहुत ही प्रिय, जिनको आज भी जाना जाता है, दैट इज जोसेफ एस्पिडिन। जोसेफ एस्पिडिन साहब जी आते हैं। कौन आते हैं, जोसेफ एस्पिडिन साहब जी आते हैं। कौन आते भाई, जोसेफ एस्पिडिन, एस्पिडिन। ठीक है, एस्पिडिन जी आते हैं। इन्होंने क्या किया था, जोसेफ एस्पिडिन में 1824 में यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करवाया 1824 में। उसके ठीक कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत लंबे अरसों के बाद, यानी कि 25 साल के बाद, यानी कि 1849 वो दिन याद किया जाता है। जो ये वर्ड है भाई, ये जो आरसीसी नाम का वर्ड है, ये कॉइन हुआ है। कब हुआ है आरसीसी वर्ड वाज कॉइन, जो आरसीसी वर्ड जो कॉइन हुआ था, आरसीसी वर्ड कब कॉइन हुआ था भाई, आरसीसी वर्ड जो आपका कॉइन हुआ था कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1849। किसके द्वारा, ये हुआ था भाई जोसेफ मॉनियर के थ्रू द्वारा। किसके द्वारा, जोसेफ मॉनियर। किसके द्वारा भाई, जोसेफ मॉनियर के थ्रू द्वारा ये क्या किया गया, ये यहाँ पे निकाला गया, दैट इज जोसेफ मॉनियर के द्वारा। उसके बाद ठीक हमें एक और समय याद रखना, 1849 के बाद हम ठीक आ जाते हैं स्टूडेंट 1853 में। और 1853 में क्या होता है, सबसे पहले आरसीसी का यूज किया गया, सबसे पहले आयरन रेनफोर्समेंट आर यूज फर्स्ट टाइम। क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम आयरन रेनफोर्स्ड यूज्ड। क्या हुआ भाई, फर्स्ट टाइम आयरन रेनफोर्स्ड यूज किया गया। क्लियर है, कब किया गया, फर्स्ट टाइम आयरन रेनफोर्स्ड यूज किया गया, और किसके द्वारा किया गया, बाय फ्रैंकोइज कॉगिनेट द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, बाय फ्रैंकोइज कॉगिनेट। किसके द्वारा भाई, कॉर्डिनेट के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ के थे भाई, ये पेरिस के थे, और कौन थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। कौन थे भाई, स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। ठीक उसके बाद 1854 का डे भी हम याद करते हैं। कौन सा डे डियर, 1859 का डे हमें फिर से जानना है, 1854। और जो 1854 है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेनफोर्स का यूज किया गया, किसमें, स्लैब एंड
फ्लोर में, ठीक है। फर्स्ट टाइम, इसको भी बहुत ही याद रखना, बहुत ही अच्छा है ये, कि फर्स्ट टाइम रेनफोर्स्ड वाज यूज्ड। फर्स्ट टाइम रेनफोर्स का यूज किया गया किसमें? फ्लोर एंड स्लैब में किया गया है। किसमें किया गया है? फ्लोर एंड स्लैब में किया गया है। किसने किया भाई? ये कौन थे? बाय किसके द्वारा? विल्किंसन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? विल्किंसन के द्वारा। विल्किंसन। और ये विल्किंसन कौन थे भाई? विल्किंसन थे आपके ब्रिटिश बिल्डर थे ये, ठीक है। कौन थे विल्किंसन साहब जी आपके? ये थे आपके बिल्डिंग बिल्डर थे, ठीक है। कौन थे ये? बिल्डिंग बिल्डर थे, बिल्डिंग बिल्डर। क्लियर है? कौन थे भाई ये? आपको पूछे कोई विल्किंसन साहब कौन थे? विल्किंसन साहब एक ब्रिटिश बिल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम रेनफोर्स को यूज किया गया फ्लोर और स्लैब में। उसके बाद 1854 के बाद हम फिर यहाँ पे जोसेफ मोनियर को याद करते हैं 1877 में। और 1877 में कौन आए भाई? जोसेफ मोनियर आए और इन्होंने आरसीसी कॉलम को पेटेंट करवाया। आरसीसी कॉलम को क्या करवाया भाई? पेटेंट करवाया। आरसीसी कॉलम इन्होंने पेटेंट करवाए। और आरसीसी कॉलम किसके द्वारा भाई? फिर से वही थे जोसेफ मोनियर। कौन थे ये? जोसेफ मोनियर थे। क्लियर है? 1877 के बाद हम एक और टाइम याद रखते हैं, दैट इज 1889 की कंडीशन में क्या होता था कि 1889 में फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग वाज मेड, कि पहली बारी आरसीसी बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग आपकी बनी। फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग वाज मेड। अब ये बोलेंगे स्टूडेंट की सर कैसे बनी मेड? बच्चों ये 2 से 3 ईयर्स, मतलब 2 to 3 स्टोरी, सॉरी ईयर नहीं, 2 to 3 स्टोरी बिल्डिंग ही थी ये, 2 to 3 स्टोरी, ठीक है। 2 to 3 स्टोरी यही थी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक याद रखते हैं, दैट इज 1903। और 1903 क्यों याद किया जाता है? 1903 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनी, यानी कि फर्स्ट गगनचुंबी इमारत बनी आपकी। फर्स्ट, और जो कितनी स्टोरी बिल्डिंग थी? 16 स्टोरी बिल्डिंग बनी। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनी। क्लियर है? और ये जो फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग थी ये कितनी स्टोरी थी? 16 स्टोरी बिल्डिंग थी, ठीक है। 16 स्टोरी बिल्डिंग थी। क्लियर है? तो यहां तक ये हमारा मामला क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, हर बारी यहां से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। किसी एक एग्जाम में यहां पे आरसीसी वर्ड भी पूछा गया है, जोसेफ एस्पेडिन वाला क्वेश्चन भी यहां पे पूछा गया है, और फर्स्ट टाइम आयरन कब यूज किया गया ये भी पूछा गया है। और जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग भी देखा जाए। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं फादर ऑफ सिविल इंजीनियर की, कि किसे फादर ऑफ सिविल इंजीनियर कहा गया है? फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। तो फादर ऑफ जो सिविल इंजीनियर थे वो कौन थे भाई? वो थे आपके जॉन स्मेटन। कौन थे भाई? जॉन स्मेटन आपके कौन रहे भाई? फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग थे। ये तो थी स्टूडेंट कुछ हिस्ट्री, आपको शायद ही आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं भाई, बने हैं। ज़्यादा नहीं आपको हिस्ट्री के डीप जाना है, बस थोड़ा सा उसको समझना है यार कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? अब हम जो नेक्स्ट जो यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली है। पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, सेकंड जो मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट कोड ऑफ आरसीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये, इंपॉर्टेंट कोड ऑफ आरसीसी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आरसीसी की कोड हो चाहे कोई भी कोड हो, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक कोड आपके पास दे दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे आपको लिख रहा हूं समझिएगा। आपको पता है, आपको कोड आता है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज IS 456-2000। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपसे एक बात कहूं हल्की सी, IS क्या होता है भाई? IS होता है इंडियन
इंडियन स्टैंडर्ड, एंड 456 क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर को इंडिकेट करता है, और 2000 क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट, 2000 आपके ईयर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, 2000 ईयर को इंडिकेट करता है। इतनी बात क्लियर आ गई होगी। तो अब आता है सर कि ये कोड किसका है, ये कोड है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर प्लस ऑल दी अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, क्लियर है कि अगर पूछे कोई कि IS 456 2000 किसका कोड है, तो डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर प्लस ऑल दी अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट हुए, 2013 में अमेंडमेंट हुआ, कुछ 2016 में अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, वो भी सारी डिटेल्स मैं आपको जैसे जैसे यहाँ पे कवर होगी वैसे वैसे बताता जाऊंगा। क्लियर है भाई। अब उसके बाद ये तो हमारा पहला कंसेप्ट हो गया है। अब दूसरा कोड जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कोड रहता है दैट इज IS 1893। क्वेश्चन में ये उठता है कि सर ये IS 1893 किसका कोड है, तो 1893 मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ये नंबर को शो कर रहा है। IS बोले इंडियन स्टैंडर्ड, और 1893 ये किसको शो कर रहा है, आपको आपके नंबर को शो कर रहा है कि इस वाले नंबर में कौन सा कोड है। तो यहाँ पे जो आपके पास है डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कब रिवाइज हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि ये रिवाइज हुआ था आपके पास दैट इज 2016 में। क्लियर है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2016 में कौन सा कोड आ गया, हाल ही एग्जाम में पूछा गया ये कि 2016, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ रिवाइज्ड ईयर है वो। उसके बाद जो थर्ड जो हमारा रहता है दैट इज IS सेकंड थर्ड कोड जो रहता है IS 1343। ये 1343 है, ये किसका कोड है स्टूडेंट, ये जो कोड है आपके पास किसका कोड है, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट का है। किसका है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का है भाई, किसका है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ जो रहता है मेरा, जो फोर्थ कोड जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज IS 3370। ये किसका कोड है भाई, इसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है डियर, 4 पार्ट है, पार्ट 1 to पार्ट 4, पार्ट 1 to पार्ट 4, पार्ट 1 to पार्ट 4 तक 4 से लेके कितने पार्ट है भाई इसके, 4 से लेके कितने पार्ट है इसके, पार्ट 1 to 4 4 पार्ट है इसके। और ये किसका है आपका, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक का है। किसका है, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक का है। किसका है भाई, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक है। क्लियर है, डिजाइन ऑफ वाटर टैंक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर जो 5th रहता है हमारा IS 875। ये तो सभी के माइंड में एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बैठा है कि IS जो 875 कोड है किसका है भाई, लोड का है। और इसमें कितने पार्ट है, इसके जो पार्ट है 1 to 4। पार्ट 1 में क्या है आपके पास, डेड लोड है, पार्ट 2 में लाइव लोड है, पार्ट 3 में आपका विंड लोड है, और पार्ट 4 में आपका स्नो लोड या अर्थ, ठीक है, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड एंड स्नो लोड SL। ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया भाई, विंड लोड बताया आपके पास, अर्थक्वेक लोड एंड स्नो लोड SL, स्नो लोड। ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंटल लोड भी बोलते हैं। जो आपका ये स्टूडेंट लाइव लोड होता है, विंड लोड, अर्थक्वेक और स्नो लोड, ये किस कंडीशन में आते हैं, आपके इन्वायरमेंटल लोड की कंडीशन में आपके पास ये चीज आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कोड है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि सर व्हाट इज द IS तो इंडियन स्टैंडर्ड सभी को पता होता है, तो कई जगह आपको US भी दिखेगा, यूनाइटेड स्टैंडर्ड, ठीक है, BS भी मिलेगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो पहला वर्ड होगा 456 ये नंबर को शो करता है, और 2000 आपके ईयर को शो करता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि किस कोड कहां पे कौन कौन से कोड आपको फॉलो करने होंगे। तो आई होप आपको जितना भी यहाँ पे ये डाटा है, आपको ये डाटा क्या हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, ये वाले सिर्फ डाटा बेस से तभी हो पाएगा अगर आप इनको बार बार इनको स्टडी करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।